नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का हमारा इस वीडियो का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राज्यपाल यानी गवर्नर के बारे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसमें राज्य की परिकल्पना भी उसी तरह से की गई है जिस तरह से केंद्र के लिए। तो आइए समझते हैं हमारे भारत देश में का जो संविधान है उसमें राज्यपाल के बारे कौन कौन से अनुच्छेद है। जो इंपॉर्टेंट बातें राज्यपाल के बारे आपको पता होनी चाहिए, जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, वो सब हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो राज्यपाल। देखिए, हमारे भारत देश का जो संविधान है उसका जो भाग 6 है उसमें राज्य के बारे में बताया गया है। उसमें आर्टिकल है 152 से 237 तक। अब हमारे भारत देश के संविधान का जो भाग 6 है उसमें आर्टिकल है 152 से लेकर 237 तक। अब हमें क्या पढ़ना है आज की वीडियो में? राज्यपाल। तो राज्यपाल को पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि राज्यपाल कौन होते हैं। देखिए, किसी भी राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसके कुछ अंग होते हैं। हम सबसे पहले उनको जान लेते हैं। राज्य कार्यपालिका, सबसे पहले राज्यपाल, जिनके बारे में आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, और महाधिवक्ता। ठीक है, तो हमें आज पढ़ना है राज्यपाल के बारे। इनसे रिलेटेड जो जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल है वो हम सभी के सभी स्टडी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो आर्टिकल 153 है उसमें क्या बताया गया है? उसमें राज्यपाल की चर्चा की गई है। मतलब उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। लेकिन यहां पे एक बात और आपको बता दूं, उसमें कहा गया है कि प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा, लेकिन एक व्यक्ति 2 राज्यों का यानी एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको इतना ही याद रखना है। प्रत्येक राज्य के लिए राज्यपाल, और एक व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है। तो अब चलते हैं हम 154 राज्य की कार्यपालक शक्ति। तो जो ये 154 है इसको हम बाद में पढ़ेंगे कि जो राज्यपाल की शक्तियां हैं उसको कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं वो हम इस वीडियो के लास्ट में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले ये जो छोटे छोटे आर्टिकल हैं ये मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, मैंने आपको बता भी दिया शुरुआत में। देखिए, जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका जो हेड होता है वो कौन होता है? वो होता है गवर्नर। अगर क्वेश्चन पूछा जाए राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका हेड कौन होता है, तो वो होता है गवर्नर। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रियल हेड कौन होता है, तो रियल हेड होता है चीफ मिनिस्टर यानी कि मुख्यमंत्री। तो अब यहां पे एक छोटी सी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको एक बात मैं बता दूं, जब भी आप राज्यपाल टॉपिक को करें तो सबसे पहले आपको राष्ट्रपति टॉपिक पढ़ना है, क्योंकि बहुत से काम है जो राष्ट्रपति जी और राज्यपाल जी के सेम टू सेम है। तो आप एक के याद कर लीजिए, दूसरे के आपको बहुत ज्यादा याद हो जाएंगे। तो देखिए, जो रियल हेड होता है वो होता है चीफ मिनिस्टर। तो हम बोल सकते हैं कि जो गवर्नर है वो संवैधानिक प्रमुख होता है। संवैधानिक प्रमुख। ठीक है, फिर है आर्टिकल 155। इसमें बताया गया है राज्यपाल की नियुक्ति। तो आपको पता होना चाहिए राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है। राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं हमारे भारत देश के राष्ट्रपति। हमारे भारत देश के जो प्रेसिडेंट हैं वो हर एक राज्य का जो गवर्नर होगा उनकी नियुक्ति करेंगे। और किसकी सलाह पे करेंगे? हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री की सलाह पे। प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद की सलाह पे आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री से सलाह करेंगे राष्ट्रपति जी, और फिर उसके बाद राज्यपाल की नियुक्ति करेंगे। तो इस हिसाब से आप समझ गए होंगे कि जो राज्यपाल की नियुक्ति है, जो आर्टिकल 155 है, वो बताता है कि हमारे भारत देश के राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करेंगे। फिर आर्टिकल 156 है, इसमें बताया गया है राज्यपाल का कार्यकाल। देखिए, जो राज्यपाल का कार्यकाल है वो साधारणतः 5 वर्ष का होता है।
साधारणतः 5 वर्ष। लेकिन यहां पे मोस्ट इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत मतलब क्या है प्रसाद पर्यंत का, कि जब राष्ट्रपति जी चाहे वो इनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, इनको बर्खास्त कर सकते हैं। लेकिन यहां पे जो राष्ट्रपति जी की पावर है वो सब काम प्रधानमंत्री जी की सलाह या मंत्रिपरिषद की सलाह पे करते हैं। राष्ट्रपति जी का नाम होता है लेकिन जो सलाह होती है वो होती है प्रधानमंत्री जी की। तो देखिए साधारणतः इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि एक राज्य में राज्यपाल पूरे 5 के 5 वर्ष काम करेंगे। तो उनका जो स्थानांतरण होता है एक राज्य से दूसरे राज्य में, या उनको बर्खास्त किया जा सकता है या उनसे त्यागपत्र मांग लिया जाता है, ये सभी काम राष्ट्रपति जी करते हैं प्रधानमंत्री की सलाह पे। तो आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। साधारणतः उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। मतलब जब राष्ट्रपति जी चाहें तो उनसे त्यागपत्र मांग सकते हैं। फिर है योग्यता। हमारे भारत देश के संविधान में जो योग्यता में बताया गया है, आर्टिकल 157 में, आर्टिकल अनुच्छेद 157 में बताया गया है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यपाल बनना चाहता है तो उसकी क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए। तो बहुत सिंपल है, आपको क्या याद रखना है योग्यता में। सबसे पहली तो आप सभी जानते हैं, जो राष्ट्रपति जी के मामले में भी थी, वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। सेम टू सेम यही 2 राष्ट्रपति जी के मामले में भी है, 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। और एक और मोस्ट इंपोर्टेंट बात, आपको ये 2 तो मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, एक और आपको याद रखनी है कि जिस राज्य में किसी व्यक्ति को उस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य से नहीं होना चाहिए, मतलब बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। अब जैसे हरियाणा में, हमारे राज्य हरियाणा में अगर कोई राज्यपाल नियुक्त किया जाता है तो वो हमारे हरियाणा का नहीं होना चाहिए, हरियाणा के अलावा किसी और स्टेट का हो सकता है। तो हम लिख सकते हैं यहां पे बाहरी व्यक्ति होना चाहिए। और ऐसा क्यों कहा गया है, ये क्यों इंपॉर्टेंट है बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, ताकि जो राज्य की स्थानीय राजनीति है वो उससे दूर रह सके, इसलिए। तो ये आपको याद रहनी चाहिए बातें। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 158। जो आर्टिकल 158 है उसमें लिखा गया है कार्यालय की शर्तें। मतलब आर्टिकल 157 और 158 योग्यता और शर्तें को आप एक साथ कंबाइन करके पढ़ सकते हैं, आपको याद हो सकते हैं ये आसानी से, कि जैसे उसकी 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, भारत का नागरिक होना चाहिए, बाहरी व्यक्ति होना चाहिए, और मोस्ट इंपोर्टेंट, अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्यपाल का किसी भी राज्य का राज्यपाल नियुक्त होता है तो वो संसद के किसी सदन या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। मतलब ना तो वो एमपी होना चाहिए ना एमएलए होना चाहिए, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति, जैसे कोई एमपी है या कोई एमएलए है, वो किसी राज्यपाल का नियुक्त हो जाता है तो राज्यपाल की शपथ लेने से पहले, राज्यपाल की जो पद है, राज्यपाल का जो पद है उसकी शपथ लेने से पहले उसको त्यागपत्र देना होता है। मतलब अगर कोई जैसे एमएलए है और वो राज्यपाल नियुक्त कर दिया जाता है किसी राज्य का, तो जब वो शपथ लेगा राज्यपाल के पद के लिए तो उसको अपनी एमएलए की सीट छोड़नी होगी, वहां से त्यागपत्र देना होगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, संसद या विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। और इसके बाद लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद को आप सभी अच्छे से समझते हैं। लाभ के पद का मतलब है बिल्कुल सिंपल भाषा में कि कोई सरकारी नौकरी पर नहीं होना चाहिए। राज्यपाल जी जो होते हैं किसी भी राज्य के, वो राजभवन में रहते हैं बिना किराए के, उनको राजभवन में रहते हैं। और राज्यपाल को जो भत्ते और वेतन दिए जाते हैं वो निर्धारित करती है संसद। भत्ते या फिर वेतन संसद निर्धारित करती है। अब देखिए यहाँ पे मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि किसी भी राज्य के राज्यपाल की जो सैलरी है, अब वो इस समय वर्तमान में कितनी दी जाती है, 3.5 लाख रुपए। तो एक और बात, अब जैसे मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया था कि कोई व्यक्ति एक से अधिक राज्यों का भी राज्यपाल हो सकता है, तो उसको जो वो वहां पे सैलरी मिलेगी वो कितनी मिलेगी। आपके मन में भी एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो उसको कितनी सैलरी मिलेगी। तो क्या जैसे एक राज्य के लिए 3.5 लाख
और दूसरे राज्य के लिए भी 3.5 लाख, तो ये हो जाएगी 7 लाख। लेकिन इतनी सैलरी नहीं मिलती है। सैलरी जो मिलती है वो दोनों राज्य आपस में इकट्ठा होकर देते हैं। मतलब राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है तो राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं कि कौन सा राज्य उसको कितनी सैलरी देगा, मतलब उसको सैलरी 3.5 लाख ही मिलेगी। जैसे अगर कोई व्यक्ति 2 राज्यों का राज्यपाल है, एक राज्य छोटा है एक राज्य बड़ा है, तो राष्ट्रपति जी उस हिसाब से बताएंगे कि आपको इतनी सैलरी देनी है और आपको इतनी सैलरी देनी है। फिर उसके जो भत्ते और वेतन है वो संसद निर्धारित करती है। कोई भी व्यक्ति 1 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। संसद या फिर विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। सरकारी नौकरी पे यानी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो ये सभी बातें हैं 158 में। फिर आ जाएगा, अब जैसे कोई व्यक्ति है, आप याद रख सकते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति हो गई, राज्यपाल का कार्यकाल भी बता दिया, योग्यता शर्तें उसने सब पूरी कर ली, फिर वो लेगा शपथ। अब एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो आर्टिकल 159 है हमारे भारत देश के संविधान का, उसमें बताया गया है राज्यपाल को शपथ कौन दिलाएगा। तो राज्यपाल को शपथ दिलाएगा उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मतलब CJH, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। अब जैसे कोई व्यक्ति हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त होता है तो उसको शपथ दिलाएंगे जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब का जो हाई कोर्ट है वो है चंडीगढ़। तो हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट जो चंडीगढ़ में है उसके जो चीफ जस्टिस होंगे, मुख्य न्यायाधीश जो होंगे, वो राज्यपाल को शपथ दिलाएंगे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। फिर 161 आर्टिकल 161 है, वो है अक्षमादान की शक्ति की। किसी भी राज्य का जो राज्यपाल होगा उसको अक्षमादान की शक्ति प्राप्त है, मतलब वो अक्षमा कर सकता है। लेकिन यहां पे एक बात याद रखनी है, अगर हम राष्ट्रपति जी से कंपेयर करें तो यहां पे राज्यपाल की शक्ति कम है। राज्यपाल की शक्ति कम कैसे है कि जो राज्यपाल है किसी भी राज्य का, वो मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। वो क्या क्या कर सकता है, जैसे किसी की सजा कम कर सकता है, अक्षमा दान दे सकता है, किसी को की सजा बिल्कुल माफ कर सकता है, लेकिन वो मृत्यु दंड को अक्षमा नहीं कर सकता। दूसरी एक और मामले में, अक्षमादान के मामले में अगर हम उनकी देखें तो हमारे भारत देश के जो राष्ट्रपति है उनको सैन्य मामलों में, सैनिक मामलों में भी शक्ति होती है अक्षमादान की, लेकिन किसी भी राज्य के राज्यपाल को सैनिक मामलों में अक्षमादान की शक्ति प्राप्त नहीं होती। तो आर्टिकल 161 किसी भी राज्य के गवर्नर को अक्षमादान की शक्ति प्राप्त करता है, लेकिन राष्ट्रपति जी से अगर हम कंपेयर करें तो उसकी शक्ति वहां पे कम है, मृत्यु दंड को क्षमा नहीं कर सकता। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कोई भी राज्यपाल अक्षमादान कब दे सकता है, अगर किसी व्यक्ति को सजा राज्य कानून के अंतर्गत हुई हो, यानी राज्य के जो कानून है किसी व्यक्ति को उनके अनुसार सजा हुई हो, तो जो राज्यपाल है वो उसकी सजा को माफ कर सकता है। यानी जहां तक उसकी अधिकार है वहीं तक वो अपनी सजा माफ कर सकता है और मृत्यु दंड को माफ नहीं कर सकता। फिर है आर्टिकल 213, मतलब आर्टिकल 213 अनुच्छेद 213, इसमें बताया गया है अध्यादेश के बारे। अब राष्ट्रपति जी से अगर हम कंपेयर करें तो यहां पे इनकी शक्ति कंपेयर एक दूसरे से बहुत चीजें मैच होती हैं। अध्यादेश कब आता है, जब जैसे कोई भी ऐसा मामला आ गया जिस पे एकदम से डिसीजन लेना हो और विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा हो। अब जैसे यहां पे विधानमंडल के सत्र से मैं आपको क्या बताना चाहता हूं कि जैसे विधानमंडल है तो विधानमंडल के जो अंग होते हैं, जैसे किसी राज्य में विधानमंडल जो है, किसी राज्य में तो सिर्फ विधानसभा होती है, लेकिन हमारे भारत देश में कुछ राज्य ऐसे भी हैं जिनमें विधान परिषद भी है। तो क्या आप बता सकते हैं हमारे भारत देश के कितने राज्यों में इस समय वर्तमान में विधान परिषद है? तो विधान परिषद हमारे भारत देश में इस समय केवल 6 राज्यों में है। तो जैसे अब अगर कोई भी कानून बनाना है तो अगर किसी राज्य में 2 सदन है, विधानसभा और विधान परिषद, ठीक है, विधानसभा और विधान परिषद 2 सदन है, तो कानून कैसे बनेगा? विधानसभा से भी वो पारित होना चाहिए, विधेयक कोई है, और विधान परिषद से भी पारित होना चाहिए। उसके बाद जब उसके राज्यपाल जी के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो कानून बन जाता है। यानी कोई बिल अधिनियम कैसे बनता है, जब राष्ट्रपति उस पर साइन करते हैं। तो मान लीजिए अब जैसे विधानसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा है और कोई ऐसा मुद्दा आ गया जिस पे कानून बनाना जरूरी है, जिस पे यानी कि निर्णय लेना जरूरी है, तो राज्यपाल जी वहां पे अध्यादेश दे सकते हैं, अध्यादेश जारी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पे एक कंडीशन है, अध्यादेश केवल तभी जारी कर सकते हैं जब विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा हो या जैसे अब जो 2 सदन है, अगर इन दोनों सदनों में से किसी एक का भी सत्र नहीं चल रहा है तो भी
जो राज्यपाल है किसी राज्य का वो अध्यादेश जारी कर सकता है, क्योंकि अगर कानून बनना है तो वो दोनों सदनों से पास होना चाहिए, लेकिन अगर किसी एक भी सदन का सत्र नहीं चल रहा है तो वो पास कैसे होगा। तो इस मामले में जो भी राज्यपाल है वो अध्यादेश जारी कर सकता है। अध्यादेश सिर्फ उन्हीं मामलों पर जारी कर सकते हैं जहां तक राज्य विधानमंडल की सीमा है, मतलब जहां तक कोई राज्य विधानमंडल कानून बना सकता है तो उस राज्य का राज्यपाल सिर्फ उन्हीं मामलों तक यानी अपनी सीमा तक अध्यादेश जारी कर सकता है। लेकिन अगर वो सीमा का उल्लंघन करता है तो वहां पे क्या होता है, जो अध्यादेश है वो अवैध घोषित हो जाता है और राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी भी समय, राष्ट्रपति जी और राज्यपाल किसी भी समय अध्यादेश को वापस ले सकते हैं, ये उनकी पावर होती है। अब देखिए अध्यादेश कब तक रहता है, जैसे जब विधानसभा का सत्र आ गया तो उसके बाद 6 सप्ताह के भीतर पारित हो जाना चाहिए। अगर 6 सप्ताह के भीतर विधानसभा या अगर किसी राज्य में दोनों सदन हैं पारित नहीं करते तो वो खत्म हो जाएगा अध्यादेश। तो ये अध्यादेश के मामले में भी आपको याद रखनी है। फिर है विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन को मनोनीत। आर्टिकल जो 333 है हमारे भारत देश के संविधान का, वो राज्यपाल को शक्ति देता है कि वो अपनी मर्जी से विधानसभा में, प्रत्येक राज्य में जैसे एक राज्यपाल होता है तो प्रत्येक राज्य की विधानसभा में एक एंग्लो इंडियन सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं। इसी तरह की शक्ति है हमारे भारत देश के राष्ट्रपति जी को भी, जो लोकसभा में 2 सदस्य मनोनीत कर सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं राज्यपाल की शक्तियां। राज्यपाल की शक्तियों को हम बांट सकते हैं कार्यकारी शक्तियां, यानी राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनको हम वर्गीकृत कर सकते हैं कार्यकारी शक्तियां, विधायी शक्तियां, विधायी शक्तियों के बाद न्यायिक शक्तियां, और वित्तीय शक्तियां, विवेकाधिकार शक्तियां, मतलब अपने विवेक से जो फैसले लेने होते हैं, और हम एक और विशेषाधिकार। अब मैं इनको जल्दी से थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं और फिर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आप इसको अच्छे से समझ रहे होंगे। देखिए कार्यकारी शक्तियों में क्या है, हमने इस वीडियो के शुरू में भी बताया था कि राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसका जो हेड होता है, जो उसका संवैधानिक हेड होता है वो होता है राज्यपाल, यानी जितने भी काम होते हैं वो राज्यपाल के नाम पे होते हैं। अब देखिए इसमें हम लिख सकते हैं कि जो कार्यकारी शक्तियों में क्या है कि राज्य की जो कार्यपालिका है उसका जो वास्तविक हेड है वो होता है चीफ मिनिस्टर यानी मुख्यमंत्री, और राज्यपाल जो भी काम करता है वो करता है किसकी सलाह से करता है, मंत्री परिषद की सलाह से। और मंत्री परिषद के जितने भी सदस्य होते हैं यानी जितने भी मंत्री होते हैं या मुख्यमंत्री जो होते हैं उनको नियुक्त कौन करता है, उनको शपथ कौन दिलाता है, तो उनको शपथ दिलाता है राज्यपाल। तो ये हम इनकी कार्यकारी शक्तियों के अंदर लिख सकते हैं। और इसमें कार्यकारी शक्तियों में क्या होता है, जैसे आप जानते होंगे कि प्रत्येक यूनिवर्सिटी का एक वाइस चांसलर होता है, लेकिन उस राज्य में जैसे एक राज्यपाल है, हमारे हरियाणा राज्य के जो राज्यपाल हैं, तो हमारे हरियाणा राज्य में जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं, जितने भी विश्वविद्यालय हैं, तो उनका जो चांसलर होगा वो कौन होगा, वो होगा उस राज्य का यानी हरियाणा राज्य का राज्यपाल। जैसे हरियाणा राज्य की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनमें प्रत्येक में एक वाइस चांसलर है और उन सभी का चांसलर कौन होता है, तो वो होता है राज्यपाल। अब अगर किसी राज्य में अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लग जाता है तो सारी की सारी शक्तियां राज्यपाल के हाथ में आ जाती हैं और राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है। तो यहां से हम इनकी कार्यकारी शक्तियां डिफाइन कर सकते हैं। और कार्यकारी शक्तियों में क्या, जैसे जो राज्य की कार्यपालिका होती है उसका एक अंग होता है महाधिवक्ता। तो महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है, महाधिवक्ता को नियुक्त कौन करता है, वो करता है उस राज्य का राज्यपाल। और जो महाधिवक्ता होता है किसी भी राज्य का, वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, जैसे राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण कौन करते हैं, राज्यपाल। तो ठीक इसी प्रकार जो महाधिवक्ता होता है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये इसकी कार्यकारी शक्तियों में हम बातें डिफाइन कर सकते हैं, लिख सकते हैं। फिर है विधायी शक्तियां। अब देखिए कोई कानून कैसे बनता है, जैसे कानून सबसे पहले अगर किसी राज्य में 2 सदन है तो कोई बिल है, दोनों पहले वहां से पारित होगा और फिर वो अधिनियम कब बनेगा, जब वो राष्ट्रपति के पास जाएगा तो वो अधिनियम बनता है। यानी जब वो जैसे अगर राज्य के जो
दो सदन है, अगर उनमें से बिल पास होता है, पारित हो जाता है, तो अगर राज्य की बात है वो जैसे राज्यपाल के पास जब जाएगा तो राज्यपाल जब सिग्नेचर करेंगे उसके बाद वो अधिनियम बन जाएगा। ठीक इसी प्रकार से संसद में भी होता है, अगर राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो जाता है और फिर जब राष्ट्रपति उसके ऊपर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उसको अपनी अनुमति प्रदान कर देते हैं, तब वो अधिनियम बनता है। तो ठीक इसी प्रकार राज्य में, अगर किसी राज्य में इकलौती यानी खाली विधानसभा है, सिर्फ एक सदन है, तो विधानसभा से पारित होने के बाद जब कोई बिल राज्यपाल के पास जाएगा तो राज्यपाल के पास वहां पे 3 शक्तियां होती हैं, तीन चीजें होती हैं। वो किसी भी बिल को स्वीकृत कर सकते हैं, तो अगर स्वीकृत कर दिया तो वो क्या बन जाएगा? अधिनियम। कोई भी विधेयक अधिनियम कब बनता है? जब राज्यपाल या राष्ट्रपति उस पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं। संसद के मामले में राष्ट्रपति और राज्य के मामले में राज्यपाल। ठीक है, लेकिन स्वीकृत, अगर वो स्वीकृत नहीं करते, उसको अस्वीकृत कर सकते हैं, तो वो अधिनियम नहीं बन पाएगा और वो उसको लौटा सकते हैं पुनर्विचार के लिए। लेकिन यहां पे पुनर्विचार के मामले में वही कंडीशन अप्लाई होती है जो राष्ट्रपति जी के वाले में होती है। मतलब अगर कोई धन विधेयक है, उसको पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते, उसको सिर्फ या तो उसको अपनी अनुमति दे देते हैं या उसको अनुमति नहीं देते, लेकिन पुनर्विचार के लिए लौटा नहीं सकते। और इनके पास यहाँ पे जो राज्यपाल जी है, इनके पास एक शक्ति और, अगर हम याद करें, एक शक्ति और राष्ट्रपति जी से ज्यादा है। राष्ट्रपति के पास सिर्फ 3 चीजें होती हैं, वो 3 ऑप्शन होते हैं। जब उनके पास कोई विधेयक जाता है तो वो उसको स्वीकृति दे देते हैं, या उसको अस्वीकृत कर देते हैं, या उसको लौटा देते हैं संसद के पास पुनर्विचार के लिए। लेकिन यहां पे एक शक्ति और होती है राज्यपाल के पास। राज्यपाल को अगर लगे तो वो राष्ट्रपति के लिए बिल को सुरक्षित रख सकते हैं। तो ये शक्ति हम मान सकते हैं राज्यपाल के पास राष्ट्रपति जी से ज्यादा होती है, क्योंकि राष्ट्रपति जी से ऊपर तो कोई पोस्ट नहीं होती है हमारे भारत देश में। तो वो किसके लिए सुरक्षित रखेंगे? लेकिन राज्यपाल यहाँ पे राष्ट्रपति के लिए बिल को सुरक्षित रख सकते हैं। ठीक है, फिर न्यायिक शक्तियों में हमने पढ़ा था सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर किसी को राज्य विधि के विरुद्ध, जैसे किसी भी व्यक्ति को सजा हुई है, राज्य कानून से किसी व्यक्ति को सजा हुई है, और जैसे किसी व्यक्ति ने कोई भी क्राइम कर दिया और उसके ऊपर दोष सिद्ध हो गया और राज्य की जो कानून है उसके अनुसार उसको सजा हुई है, तो उसकी सजा को कम कर सकते हैं, माफ कर सकते हैं, उसको क्षमादान दे सकते हैं। लेकिन अगर उसको मृत्युदंड हुआ है, चाहे राज्य विधि के अंतर्गत, यानी किसी भी व्यक्ति को चाहे राज्य कानून के अनुसार मृत्युदंड दिया गया हो, चाहे केंद्र के कानून के अनुसार मृत्युदंड दिया गया हो, मृत्युदंड को क्षमा करने की जो शक्ति होती है वो सिर्फ राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट के पास होती है। मृत्युदंड को जो राज्यपाल है वो क्षमा नहीं कर सकते। तो ये इनकी न्यायिक शक्तियां हो गई। जैसे अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज हैं, उनको उनकी नियुक्ति, उनको प्रमोशन देना, उनका स्थानांतरण करना, ये सभी काम किसी राज्य का राज्यपाल करता है उच्च न्यायालय से परामर्श करके। ठीक है, तो ये इनकी न्यायिक शक्तियों में आ गया। वित्तीय शक्तियों में हम, जैसे कोई भी धन विधेयक होता है उसको विधानमंडल के किसी भी सदन क्या विधानसभा में लाने से पहले, जैसे जो लोकसभा में जैसे संसद में आता है धन विधेयक, तो इसी हिसाब से जब राज्य में धन विधेयक लाया जाएगा तो उससे पहले पूर्व अनुमति लेनी होगी राज्यपाल की। और तो ये हम इसकी वित्तीय शक्तियों में लिख सकते हैं। और इनकी एक और वित्तीय शक्ति मोस्ट इंपोर्टेंट है कि ये वित्त आयोग, राज्य के लिए वित्त आयोग का गठन करते हैं। ठीक है, विवेकाधिकार शक्ति, यानी जो अपने विवेक के अनुसार फैसले लिए जाते हैं, उनसे पहले हम पढ़ते हैं विशेषाधिकार शक्ति। सबसे छोटी है और सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है। मतलब सबसे छोटी का क्या मतलब यहाँ पे, जिससे आप जल्दी से उसको याद कर सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी राज्य का राज्यपाल है तो उसको सजा नहीं हो सकती, उसको जेल में नहीं भेजा जा सकता। ये इनको विशेषाधिकार है। जब तक कोई व्यक्ति किसी राज्यपाल के पद पर नियुक्त है तब तक उसको सजा नहीं हो सकती। विवेकाधिकार शक्ति में क्या, जब वो अपनी विवेक से फैसले लेते हैं, मतलब कि जब उनको लगे कि राज्य में जो स्थिति सही नहीं है तो वो राष्ट्रपति शासन के लिए सिफारिश कर सकते हैं। ये भी इनके विवेकाधिकार शक्ति में हम बता सकते हैं। ठीक है, और राष्ट्रपति शासन एक और मोस्ट इंपोर्टेंट इनकी जो विवेकाधिकार शक्ति होती है कि जैसे इनके पास कोई, ये हमने भेजा था, जैसे किसी भी विधानमंडल से, किसी भी विधानसभा से मान लीजिए आप कोई भी विधेयक इनके पास गया साइन होने के लिए, तो ये सब इनकी विवेकाधिकार शक्ति ही है कि कब वो उसको स्वीकृत करेंगे, कब अस्वीकृत करेंगे, कब वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेंगे। ठीक है, ये बातें हम लिख सकते हैं विवेकाधिकार शक्ति में। और एक मोस्ट इंपोर्टेंट, जैसे किसी भी राज्य में चुनाव हुआ और किसी भी दल को पूर्ण बहुमत न मिला हो तो वहां पे
राज्यपाल देखते हैं कि सबसे बड़ा दल कौन सा है, वो अपने विवेक के आधार पर किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं और उसको टाइम दे देते हैं कि आपको अपना बहुमत साबित करना पड़ेगा इतने दिन के अंदर, लेकिन वो एक बार उनको वहां पे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी वो मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं अपने विवेक के आधार पर, या फिर अगर किसी राज्य के मुख्यमंत्री की मृत्यु हो जाए और कोई स्पष्ट उत्तराधिकारी नहीं हो तो वहां पे भी राज्यपाल अपने विवेक का इस्तेमाल करके अपने विवेक के अनुसार किसी को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।